डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, मुझे पता है कि मेरे कई स्टूडेंट्स इस मंथली वीडियो की प्रतीक्षा करते हैं, वेट करते हैं। करंट अफेयर अफेयर राउंड अप, ये एक नॉर्मल करंट अफेयर नहीं है। वीडियो लेक्चर, आपको पता है, ये पूरे दुनिया की एक परिदृश्य है। दुनिया को समझने की कोशिश है खबरों के माध्यम से, वो खबर जो आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी, इससे भारत और दुनिया और उसके बीच के संबंधों को समझने में आसानी की कहाँ दुनिया जा रही है। चलिए इसको पॉलिटिकल साइंस के चश्मे से या पर्सपेक्टिव से देखते हैं हम लोग। आपको पता होगा, ये वीडियो में मई 2026 में जो मैं पकड़ पाया हूं, दो न्यूज़पेपर को आपके लिए पढ़ता हूं रोज, और उसमें से उन खबरों को केवल निकालता हूं जो इस वीडियो में स्थान पा सकते हैं। लेट अस बिगिन। Current Affair Roundup, May 2026 for all exam। यदि आप यूजीसी नेट 2026 जून में दे रहे हैं, जिसमें अब तकरीबन 15 दिन से कुछ ज्यादा हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने चांसेस को बूस्ट कर सकते हैं। मोर देन 30 थीम वाइज मॉक्स मिलते हैं, बोथ पेपर वन और पेपर टू में, और 3 फुल लेंथ मॉक पेपर मिलते हैं। इसके अलावा रिवीजन क्लासेस भी होंगे हर थीम पे, एंड बोनस में आपको मिलता है रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशन, एग्जाम प्रेप स्ट्रैटेजी और फ्री रिसोर्सेज। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं नॉमिनल कॉस्ट पे, तो आप भेज सकते हैं अपना डिटेल एट paulsciencehelp@gmail.com पे। और यदि आप रिसोर्सेज या एग्जाम गाइड यूजीसी नेट के लिए ढूंढ रहे हैं, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है पॉल साइंस हेल्प की यूजीसी नेट एग्जाम गाइड। ये कोई बोस्टिंग नहीं है, बट मैटर ऑफ फैक्ट है कि इट इज द मोस्ट ऑथेंटिक एंड मोस्ट यूजफुल assimilation ऑफ ऑल information, fact sheet and past year paper which you require for UGC नेट। यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं लॉट्स ऑफ एमसीक्यू, क्वालिटी एमसीक्यू, तो आपके पास दो ऑप्शन है। बेस्ट 1000 एमसीक्यू जो यूजीसी नेट के लिए एक तरह से कस्टमाइज है, और इन जनरल जिसको आपने सबसे पॉपुलर बुक बनाया है किसी भी एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस। यदि आप यूजीसी नेट नहीं दे करके कोई कोई सीयूईटी पीजी के अलावा कोई पीजी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, लाइक एएमयू हो, चाहे सीपीजी हो, या डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटीज हैं, तो आपके लिए जो एक जनरल गाइड है, एग्जाम गाइड फॉर पॉल साइंस एंट्रेंस टेस्ट, इन सब की जो डायरेक्ट क्लिकेबल लिंक है, ये सभी अमेजन पे हैं किंडल वर्जन में। आई होप कि मेरे स्टूडेंट किंडल वर्जन को अपनाएंगे, एक डिजिटल वर्जन जो आपको सस्ते बुक को मुहैया कराता है विद लॉट्स ऑफ यूनिक फीचर जो आपको किसी और तरह के फॉर्मेट में नहीं मिलती, इवन हार्ड में नहीं। इन सब की क्लिकेबल डायरेक्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के साथ कि दुनिया में क्या घटित हुई। आपको पता है कि मई एक ऐसा महीना रहा जो कि खेलों का महीना होता है फुटबॉल में। क्यों? क्योंकि फुटबॉल में, क्लब फुटबॉल जो है वो सर चढ़ के बोलते हैं यूरोप में और कई और कंटिनेंट में, लेकिन यूरोप सबसे ज्यादा, और वहां की गूंज जो है अब सुनाई पड़ेगी वर्ल्ड कप फुटबॉल में जो होने जा रही है यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। इसके अलावा जो ईरान, इजराइल और यूएसए की वॉर एक ठंडे बस्ते में चली गई, एक अनईजी सा सीज फायर जहां पे कि होर्मुज बंद है, बोथ बाय ईरान एंड बाय यूएसए। पिकुलियर फार्सिकल मजाक का सिचुएशन है। कहाँ तो आप मीन्स यूएसए उसको खोलने चले थे, कहाँ आप खुद ही उसको बंद कर रहे हैं मिल के ईरान के साथ। इसके अलावा जो पूरे मिडिल ईस्ट में जो ये अभी कन्फ्लिक्ट है, जो ऐसे सुलग रहा है, आज जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो थोड़ी फ्लेयर अप भी हो गई है। इजराइल और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर अटैक भी किया है। उससे ग्लोबल ऑयल जो प्राइसेस हैं तेल के, वो ऊपर हैं। इंडिया को तेल गैस की परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री ने कई सारी हिदायतें दी हैं, और लोग उस पिंच को, अब महंगाई को फील कर रहे हैं। तो ये मंथ उसका भी रहा। ग्लोबल एरिना में चलिए देखते हैं और क्या इश्यूज हैं जो एग्जामिनेशन में आपको दिख सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूएसएस अटेम्प्ट टू ओपन द हरमुज स्ट्रेट? अब चलिए पहला क्वेश्चन मैंने जो है वेस्ट एशिया क्राइसिस से ही लिया है, और ढेर सारे कोड नेम जो ऑपरेशंस हैं उसकी अब चलो याद करते हैं। यूएसए ने कहा कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेंगे, और उसका नाम इन्होंने दिया प्रोजेक्ट फ्रीडम। प्रोजेक्ट फ्रीडम, कैन यू बिलीव? लेकिन ये लॉन्च, इसमें इन्होंने ये कहा था कि जो भी कॉमर्शियल शिप फंस गए हैं उसको हम
स्क्वाट करके जो है उसको बाहर निकालेंगे हॉर्मुज से, लेकिन 50 घंटे के बाद ही इसको जो है अबंडन कर दिया गया। और यूएसए ने एक बहुत अजीब काम किया कि उन्होंने उल्टा जो है वो ईरान के जो जहाज थे हॉर्मुज से निकल रहे थे उसको कई 100 माइल दूर जा करके वो हिंद महासागर में उसको रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब डबल ब्लॉकेड, वन बाय ईरान एंड अदर, ईरान और उसके समर्थक कंट्रीज के वेसल को यूएसए का रोकना। एक अजीब सी मजाकिया सिचुएशन। इसी बहाने क्यों ना इन सारे हम लोग उन ऑपरेशन का नाम देखें जो कि रिलेटेड है ऑनगोइंग ईरान यूएसए वॉर से। मिडनाइट हैमर जो है वो थी ऑपरेशन जून 21 2025 को हुआ था, जहां पे कि न्यूक्लियर जो उनके फैसिलिटी थे फॉर्डान इस्फहान इन सब में बस्टर बंकर बस्टर बम से जो है वो हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा। और यूएस ने उस समय में ये कहा था कि हमने ओब्लिटरेट कर दिया। ये वर्ड ओब्लिटरेट का मतलब नेस्त नाबूद कर दिया है ईरान की पूरी न्यूक्लियर क्षमता को। ऑफ कोर्स ये झूठ था। यदि ये सच होता तो फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब के इशू पे अटैक करने की एक साल के ही अंदर जरूरत नहीं पड़ती अमेरिका को। ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है 12 दिन का इजराइल का एक मिलिट्री कैंपेन था ईरान के अगेंस्ट में जून 2025, जब यूएस ने जो बस्टर बंकर बम मतलब गिराया उसके बाद 12 दिन तक इजराइल ने भी बमबारी की थी ईरान पे। उसका नाम रखा था ऑपरेशन राइजिंग लायन। उसके जवाब में ईरान ने जो है ट्रू प्रॉमिस 3 नाम का ऑपरेशन चलाया, जिसमें उन्होंने भी जो उनके पास कैपेबिलिटी थी उन्होंने इजराइल पे मिसाइल दागे। देन ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग ऑफ विक्ट्री, ये ईरान का जो फाइनल अटैक था जून 23 2025 को, जो कतर में जो यूएसए का जो बेस था वहां ईरान ने मिसाइल गिराई थी। और आप ये ध्यान दीजिए कि ग्लैड टाइडिंग ऑफ विक्ट्री जो है ये एक तरह का शो था, या कह लीजिए एक तरह का नमूना था कि आगे क्या हो सकता है यदि ईरान पे बम गिराया जाएगा। ईरान ने उससे उसको आगे बढ़ाया, और इस बार जब उस पे 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया, सरप्राइज अटैक जिसमें कि उसके सुप्रीम लीडर को मार गिराया गया, तो उसके जवाब में ईरान ने जितनी यूएस बेसेस थे, चाहे वो कतर में हो, बहरीन में हो, कुवैत में हो, यूएई में हो, सब पे जबरदस्त जो है मिसाइल गिराया, बमबारी की। और ये अमेरिका को एक तरह से सबसे ज्यादा परेशान किया। अमेरिका जो आज जिस स्थिति में है उसमें ये जो स्ट्रैटेजी थी एसिमेट्रिक वॉर की, तुम मेरे ऊपर बम गिराओ और मैं तुम्हारे एलाइड के ऊपर, तो इसकी शुरुआत ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग ऑफ विक्ट्री से होती है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी वही है जिसमें कि आयतुल्ला खोमैनी को मारा गया, खैमेनी को कह लीजिए, जो 28 फरवरी को शुरू हुई। यूएसए और इजराइल दोनों बहुत ही नाइव, बहुत भोलेपन से शायद उन्होंने ये सोचा था कि 24 घंटे के अंदर जो है ईरान घुटनों पे आ जाएगा, उसके सुप्रीम लीडर मारे जाएंगे, तो वहां पे अराजकता फैल जाएगी, वहां जनता जो वैसे ही बहुत गुस्सा है उस रेजीम से, जो काफी उसको सताती है, उसको कंट्रोल करती है, वो सड़कों पे आएगी, सत्ता बदल जाएगी और वो सेकंड वेनेजुएला हो जाएगा। किसी एक पपेट को जो है वहां का वो प्रेसिडेंट बना देंगे, और इस तरह से ईरान क्राइसिस 24 घंटे में खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ वो हम सब लोगों ने देखा। तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। उसके बाद जब इससे बात नहीं बनी तो ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जो है वो यूएसए ने शुरू किया, जिसमें कि इकोनॉमिकली चोट पहुंचाने की कोशिश ईरान को कई तरीके से की गई। उसमें हॉर्मुज को ब्लॉकेट करना भी था कि ईरान के जहाज या तेल जहाज को नहीं जाने देंगे, ईरान के तेल ठिकानों पे आक्रमण करेंगे, ईरान के जो एसेट हैं उसको ब्लॉक करेंगे, एंड मेनी अदर काइंड ऑफ सैंक्शंस एंड इकोनॉमिक जो है प्रतिबंध उस पे लगाएंगे। हु इज दिस ईयर्स पुलिट्जर प्राइज विनर फॉर जर्नलिज्म? वैसे तो 15 कैटेगरी में मिलता है, तो सबकी तो यहाँ पे कोई जानकारी नहीं। मैंने ये पूछा है कि इंडियन जर्नलिस्ट कौन है जिनको की फेमस पुलिट्जर प्राइज जर्नलिज्म के लिए मिला है। वो है आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा। उन्होंने एक जो 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 उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की, जिसका कि टाइटल था ट्रैप्ड, उसमें जो है साइबर क्राइम को उन्होंने जो है
उसका जो बहुत डरावना चेहरा है वो उन्होंने इलस्ट्रेट किया था, जिसमें कि एक इंडियन न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो साइबर क्रिमिनल के द्वारा डिजिटल अरेस्ट किए गए थे और उनसे कितने पैसे वसूल हो गए थे। इस खबर के बाद से डिजिटल अरेस्ट को लेकर के काफी जो है लोगों में सचेतता आई है, लोग उससे बचने लगे हैं। और आपको मैं बता दूं कि कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, यदि आपको, आपके परिवार, आपके रिलेशन में किसी को भी ऐसा फोन आए कि मैं यहाँ साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिफाफे, तुम्हारा आधार नंबर ये है, ड्रग मिला है, तुम्हारा ये बच्चा पकड़ा गया है, ये ड्रग के साथ पकड़ाया है, या तुमने ये क्राइम किया है, तुम डिजिटल अरेस्ट हो, स्क्रीन के सामने बैठो नहीं तो पुलिस तुम्हारे घर के सामने है, और कभी मत घबराना, ये 100% साइबर क्राइम है, 100%। आप बिल्कुल उसको जो है कितनी भी अब्यूज करना है कर लो, जितनी शांत भाषा में, और उसको बंद कर दो, या बिना कुछ कहे हुए लैपटॉप या फोन उसको रख दो, अपने घर के बाहर झांको, कुछ भी नहीं दिखेगा, और शांति से सो जाओ। किसी को रिपोर्ट करना है तो साइबर क्राइम ब्यूरो सेंट्रल गवर्नमेंट की नेट पे जाओ, वहां पे इस इंसिडेंट्स को, जितनी इंफॉर्मेशन है, जो नंबर आ रहा है, जो भी है, या वेबसाइट, उससे करो। ओके। FIFA World Cup football is happening in June 2026 in USA. It is which edition of the World Cup? Actually ये यूएसए में नहीं होके यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, तीन कंट्री मिलके, फर्स्ट टाइम तीन कंट्री मिलके कर रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कैवा एडिशन है वर्ल्ड कप का? तो ये जो है 23वां एडिशन है। कई बार आपको ऐसा पूछा जाता है 23वां एडिशन कब हुआ था, इसके चलते मैंने ये क्वेश्चन दिया है। ये भी बताने के लिए कि जून, जो इस महीने में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, ये मंथ है वर्ल्ड कप फुटबॉल का। आपको ये भी पता होना चाहिए कि फीफा जो इसको आयोजित करती है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल, ओलंपिक से भी ज्यादा लोग देखते हैं पूरी दुनिया में। इस बार फर्स्ट टाइम 48 कंट्री को एंट्री मिली है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया नहीं खेल रहा है, क्योंकि हम फर्स्ट 100 में भी नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हंटर, ये दो वायरस ने इस महीने में काफी जो है हलचल मचाई, हेल्थ स्कार जिसको कह सकते हो। एक बार जब पेंडेमिक से पूरी दुनिया जो है वो दहल चुकी है, तो किसी वायरस को हम लोग जो है नॉन सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इसमें पहला जो है हंटा वायरस है। मैं पूछ रहा हूँ कि हंटा वायरस जो है किस कंट्री में फर्स्ट डिटेक्ट किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? और वो कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो ये एक डच सिप जो है वो वहां पे लैंड हुई, उसके लोग और वो इन्फेक्टेड हुए, और उसके बाद काफी पूरी दुनिया में, क्योंकि साउथ अफ्रीका से काफी जहाज निकल के पूरी दुनिया में जा रहे थे, तो ये हुआ कि पूरी दुनिया में फैल ना जाए। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसी कुछ बात नहीं हुई। साउथ अफ्रीका बस याद रखो। इबोला वायरस जिसमें कि अभी भी दुनिया डरी हुई है, वो किस कंट्री में, ये भी एक अफ्रीकन कंट्री में डिटेक्ट हुआ डब्ल्यूएचओ के द्वारा। वो कंट्री है दो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी एंड युगांडा। इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे है, पढ़ लेना। What is the name of world's longest range and most powerful extent intercontinental intercontinental ballistic missile system built by Russia? रसिया जो है भले ही इकोनॉमिकल मामले में अब एक गरीब कंट्री जैसा हो गया हो, या मिडिल इनकम कंट्री, लेकिन यदि आप आर्म्स एम्यूनेशन में देखो तो कई मायने में वो यूएसए से भी आगे है, और इसलिए यूएसए उससे तमीज से बात करता है। एक तरह से ट्रंप पुतिन से डरते हैं। चाइना के बाद यदि किसी से वो डरते हैं तो वो रसिया और पुतिन से तो खासे डरते हैं। तो रसिया ने हल्का मचा दिया एक इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की घोषणा करके। उसका नाम है सरमट, RS-28 सरमट। सरमट जो है 35,000 किलोमीटर की रेंज है। कैन यू बिलीव? रसिया का कहना है कि मैं अपने ऐसे बैठे बैठे यूएसए के हर पार्ट पे जो है मिसाइल गिरा सकता हूँ। सुपरसोनिक है और बहुत लो ऑर्बिटल से गुजरता है। कई इसके फीचर हैं जो रडार इसको पकड़ नहीं पाएगा, एंड ऑल पूरी दुनिया में इसको लेके तहलका है। अब आओ, जो मैंने कहा कि मेजर क्लब फुटबॉल, मैंने बहुत थोड़ा यहाँ पे दिया है, क्योंकि आप यदि फुटबॉल प्रेमी नहीं हो तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन यदि आप फुटबॉल प्रेमी हो तो आपको बहुत मजा आएगा कुछ इंफॉर्मेशन जान के। अभी जो है सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो इंग्लैंड में खेली जाने वाली जो क्लब फुटबॉल है, इंग्लिश प्रीमियर लीग है। इनफैक्ट डियर स्टूडेंट, ये बात याद रखो कि आईपीएल जब शुरू हुई थी तो वो इंग्लिश प्रीमियर लीग लीग के तर्ज पे हुई थी, उसी की नकल थी।
और वो कितनी पॉपुलर हुई। उसी तरह क्लब फुटबॉल में हर शहर का अपना अपना टीम होता है। जैसे लंदन की दो टीम है, एक टीम जो है वो इस बार की तो चैंपियन भी है जिसको आर्सेनल कहते हैं, और दूसरी जो लंदन की टीम है वो चेल्सी है। इस तरह से जैसे मैनचेस्टर में भी दो टीम है इंग्लैंड में, मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इस तरीके से वहां पे जितनी भी शहर हैं उनसे जुड़ा हुआ एक टीम होती है। जैसे आईपीएल में होती है, उस टीम में 4 या 5 प्लेयर बाहर के भी खेल सकते हैं, वो काफी महंगे दाम पे ऑक्शन होते हैं। जस्ट जैसे आईपीएल होती है वैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग, और 22 साल के बाद इसको जीता है। बहुत टफ कंपटीशन होती है आर्सेनल ने। आर्सेनल जो कि नॉर्थ लंदन में है, उसमें खुशी की लहर दौड़ गई है। यदि आप अभी आर्सेनल के फैन हो तो आपके लिए अभी भी जश्न का मौका है इंग्लैंड में। विच फुटबॉल क्लब वॉन द स्पेनिश ला लीगा 2026? उतना ही पॉपुलर जो है स्पेन की, चूंकि वो लैटिन बोलते हैं वहां पे, द ला मतलब द, लीग मतलब लीगा, तो द लीग या जो वहां की जो लीग फुटबॉल है उसके जो चैंपियन बने वो ऑल टाइम ग्रेट फुटबॉल क्लब, जिसके लिए एक समय मेसी खेलते थे, एफसी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब बार्सिलोना है। ये यहाँ मैं जर्मनी का नहीं दे रहा हूँ, जहां मुझे लग रहा है पेरिस सेंट जर्मनी में शायद बायरन म्यूनिख जीते होंगे। मैं फ्रांस का भी नहीं दे रहा हूँ जहाँ की पेरिस सेंट जर्मन जीते होंगे। मैं इटली का भी नहीं दे रहा हूँ, जनरली वहाँ नेपोली, जुवेंटस, एसी मिलान, इन सब में से कोई जीतता है। ये सब टॉप टीम वहाँ के हैं। मैंने जस्ट आपको एक, चूंकि मुझे फुटबॉल पसंद है तो मैंने आपको थोड़ी सी जो है इनोकुलेट किया है, थोड़ी सी बताया है। इन सब क्लब फुटबॉल के जो चैंपियन होते हैं, फर्स्ट 2, 3 या 4, वो सब चैंपियंस ऑफ चैंपियंस लीग में खेलते हैं। और उसके इस बार के जो विनर हैं वो है पेरिस सेंट जर्मेन। पेरिस सेंट जर्मेन जो है वो फ्रांस की एक फुटबॉल क्लब है जो कि बहुत पैसे खर्च करती है। सबसे ज्यादा पैसे यदि खर्च करके जो सबसे महंगे प्लेयर को यूरोप में खरीदती है वो है पेरिस सेंट जर्मन। और ये फर्स्ट ऐसी टीम बनी है जो लगातार 2 बार ये जो है चैंपियंस लीग बैक टू बैक जीतती है। किसको इन्होंने हराया, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी यहाँ पे है। Pentagon was considering renaming Iran war if the ceasefire collapse. What would be the new name of the operation? यदि ये सीज फायर कोलैप्स कर जाए और यूएस फिर से बमबारी शुरू करे तो एपिक फ्यूरी को उन्होंने बंद कर दिया है। एक नया नाम उन्होंने सोचा है, उस नाम है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर मतलब इतना भारी हथौड़ा होता है कि मतलब विरोधी आपका चकनाचूर हो जाए, नेस्त नाबूद हो जाए। तो उस टाइप की बात जो हम कर रहे हैं उसको नाम दिया गया स्लेज हैमर। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेट अस सी। During the recent visit of Donald Trump to China, Chinese President Xi Jinping, in his speeches and addresses, mentioned at least 4 times Thucydides trap. क्या है मीनिंग इस थ्यूसिडाइडस ट्राइब का और किसने क्वाइन किया है? ये बहुत क्यूरियस था क्योंकि मैंने कितनी पिछले कई सालों मैंने थ्यूसिडाइडस ट्रैप कम से कम 2 दर्जन बार डिफरेंट वीडियो में बताया होगा, लेकिन सी जिनपिंग इतने बार नाम लेंगे ये बहुत ही क्यूरियस था। थ्यूसिडाइडस ट्रैप जो है वो जो बहुत फेमस जो हिस्टोरियन है थ्यूसिडाइडस, उनकी जो पेलोपोनेसियन वॉर है उसमें जो मेलियन डायलॉग है वहां से निकलता है, जहां पे कि ये कहा, उन्होंने कहा था कि जैसे स्पार्टा जो है एक डीप इंट्रेंस पावर होता है और एथेंस की पावर बढ़ने लगती है। तो उन दोनों में लड़ाई से ही फैसला होगा कि कौन जो है रिमेनिंग पावर रहेगा। तो वही थ्यूसिडाइडस ट्रैप है कि यूएसए इज ए डीप इंट्रेंस्ड सुपर पावर, लेकिन चाइना उसको जो है चुनौती दे रहा है जो राइजिंग पावर। तो कई लोगों का कहना है कि थ्यूसिडाइडस ट्रैप से बच नहीं सकते यूएसए और चाइना, एक बार तो वॉर होगा ही, और उसी वॉर से ये फैसला होगा कि यूएसए और चाइना में कौन सुप्रीम पावर है। ये जो थॉट की एक एग्जिस्टिंग पावर और एक राइजिंग पावर के बीच के का फैसला केवल वॉर से ही हो सकता है, सुप्रीमेसी का, ये देने वाले और इस टर्म को क्वाइन करने वाले थे ग्राहम टी एलिसन, जिन्होंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे बहुत फेमस बुक लिखी है। The Israeli minister who published a viral video of himself taunting and mocking detained, bound pro-Palestinian activists from an intercepted Gaza aid flotilla, who is he?
ये बहुत ही एक अजीब सी घटना हुई। एक जहाज जो मानवीय मूल्यों के तहत फ्लोटिला का नाम था उसका, उसमें बहुत सारे सामान रसद लेके जो है फिलिस्तीन गाजा स्ट्रिप की तरफ जा रहे थे कि हमको थोड़ी बहुत राहत देंगे। उसको इसराइल ने डिटेन कर लिया। उसके जो जो मानवीय हेल्प करने वाले लोग थे उसको बंधक बना लिया, एक्टिविस्ट को। और वहां पहुंच गए इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन गुवीर, और वो उसको गाली गलौज करने लगे और उसको रिडिकुल करने लगे कि तुम लोग बदमाश और ये, और उसकी वीडियो को खुद ही उन्होंने जो है वायरल किया। इस पर इतनी प्रतिक्रिया हुई कई कंट्री से कि इसराइल किस टाइप का जो है निस्पृह या कह लो इनडिफरेंट या इमोरल जो है सिक्योरिटी स्टेट, वॉर मॉन्गरिंग स्टेट बनता जा रहा है। जिस त्रासदी से इसराइल गुजरा है, जेनोसाइड, देखो क्या आयरनी है, वही त्रासदी वो फिलिस्तीनियों पे करने से बिल्कुल गुरेज नहीं कर रहा है। कैन यू बिलीव दिस? जिससे आप गुजरे हो, आपकी कौम गुजरी है, क्या आप दूसरे कौम को भी वही सजा दोगे जो आपके साथ हुआ? इसके बारे में यहाँ और पढ़ लो, इस विचित्र घटना के बारे में। हु इज हेलेल लाइन? ये भी इंडिया में काफी इसका प्रचार हुआ। हुआ ये कि मोदी जी जो हैं वो नॉर्वे विजिट पे गए, 5 कंट्री के विजिट पे थे मई में। और उसमें वो नॉर्वे पहुंचे। नॉर्वे में एज यूजुअल मोदी जी जनरली जो है पत्रकारों की फॉरेन में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन लेते नहीं है, इंडिया में भी नहीं लेते हैं। वहां पे एक पत्रकार जिनका नाम है हेलेल लेइन, उन्होंने चीख के कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई डोंट यू टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड? मोदी जी ऑफ कोर्स सर झुकाते हुए उनके बात को नजरअंदाज करके चले गए। बाद में इंडियन डिप्लोमेट्स ने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें इन लेडी के प्रश्नों का जवाब दिया गया। लेकिन ये बात जो है पूरे इंडिया में जंगल में आग की तरह फैली और इस पे कितने ही जो है टीवी डिबेट एंड शोज हुए। तो ये नाम है हेलेन लाइन का। ये भी आपको यहाँ याद रखना चाहिए कि नॉर्वे जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पे आता है और इंडिया का रैंक बहुत नीचे है। अब मई में यदि हम इंटरनेशनल डे देखें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट डे आता है वो है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। ये हर साल 17 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड टेलीकॉम डे शॉर्ट में कह सकते हैं। और हर साल इसका एक थीम होता है। इस बार जो थीम था वर्ल्ड टेलीकॉम डे का वो था डिजिटल लाइफ लाइन्स स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस इन ए कनेक्टेड वर्ल्ड। मतलब कि जो ब्रॉडबैंड है या डिजिटल एक्सेस है वो आपका जीवन है। और कैसे जो है इस कनेक्टेड वर्ल्ड में हम ऐसा रखे व्यवस्था कि कभी आपका इंटरनेट या अदर शट डाउन या स्नैप या टेक्निकल खराबी ना हो। ये रेजिलियंस कैसे जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन पैदा करे, क्योंकि राइट टू लाइफ के अंदर अब आता है राइट टू ब्रॉडबैंड, कई जगह इसको माना जाता है। इसके अलावा यदि कुछ डे देखो तो इंटरनेशनल लेबर डे या मे डे, वी ऑल नो कि 1 मई को मनाया जाता है लेबर डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जिसकी बात अभी हम कर रहे थे वो 3 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या रेड क्रिसेंट डे जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। मदर्स डे जो है वो 10 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स जिसमें इंडिया बढ़ चढ़ के भाग लेता है, जिसको हम ब्लू हेलमेट कहते हैं, वो 29 मई को मनाया जाता है। और फाइनली वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है 31 मई को मनाया जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं इंडिया के न्यूज पे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल हैज नाउ बिकम प्राइवेट पब्लिसिटी एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस टाइप की स्केथिंग या चुभता हुआ रिमार्क पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के दुरुपयोग पे किस सुप्रीम कोर्ट के जज ने किया? वो बहुत ही एक यूनिक जज हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर है, यदि आप अभी तक नहीं सोच पाए हो, तो जस्टिस बी नाग रत्ना। ये वुमेन है और मुझे लगता है कि शायद एकमात्र वुमेन है, ये चेक कर लेना। आ, लेकिन ये क्यों स्पेशल है? क्योंकि जस्टिस खन्ना की तरह ये डिसेंट नोट लिखती हैं बहादुरी के साथ, और कई बार वो जनता के साथ खड़ी दिखती हैं। उनकी जो बहुत ही मोस्ट नोटेबल और डिफाइनिंग डिसेंट नोट जो है वो था सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की जो मेजोरिटी डिसीजन थी सितंबर 2025 में एक जज को प्रमोट करने के लिए, विपुल मनु भाई पंचोली
तो सुप्रीम कोर्ट उस पे उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी कि इनको नहीं प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा डिमोनेटाइजेशन केस जो कि बहुत लंबा चला, उसमें भी उन्होंने एकमात्र डिसेंट नोट लिखा था जो कि गवर्नमेंट के फैसले के खिलाफ था। वो उन्होंने कहा था कि ये जो डिमोनेटाइजेशन था वो अनलॉफुल था, क्योंकि ये लेजिस्लेशन को ये अधिकार है, एग्जीक्यूटिव को इस तरह का करने का अधिकार नहीं है कि मेयरली गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से, एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से ये कर दिया जाए। तो जो लेजिस्लेचर की जो पर्स पे जो ताकत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की मर्म है, मोरालिटी है, उसको उन्होंने उसमें उभारा। हिजाब केस में वो मुस्लिम वुमेन की तरफ खड़ी दिखी, वहां भी उन्होंने डिसेंट नोट लिखा। कर्नाटका हिजाब बैन में उन्होंने कहा कि स्टूडेंट को अधिकार है अपने ड्रेस के चॉइस का, डिग्निटी मेंटेन करने का और एजुकेशन पाने का भी। ऐसा नहीं है कि हिजाब लगाने पे उसको कोई बैन कर दे। तो जस्टिस बीबी नागरत्ना एक स्पेशल जज हैं जो कि बहुत बहादुरी से जनता के लिए खड़ी होती हैं और जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसके अगेंस्ट दिखती है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो हवा के रुख के विरुद्ध चलते हैं, बाकी तो हवा के साथ ही चलते हैं। Which two articles at the center of controversy in the Sabrimala SCI judgment? ये एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको काफी कुछ सिखाता है। सबरीमाला की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हुआ क्या था, चलिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहां से यहां पढ़ना शुरू कीजिए, इसको मत पढ़िएगा। सितंबर 2018 में एक 5 जज के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, ऑफ कोर्स 4-1 के मेजोरिटी वर्डिक्ट से, एक डिसेंट नोट भी था, उन्होंने ये कहा कि वमेन जो है, हुआ क्या था कि सबरीमाला जो टेम्पल है उसमें लॉर्ड अयप्पा है, केरला में है। वहां पे ये माना जाता है कि वो औरतों से दूर रहना चाहते हैं, मतलब कि वो ब्रह्मचारी हैं, ऐसा कुछ होगा, मुझे पूरी पूरी तरह ज्ञान नहीं है। लेकिन जो औरतें माहवारी के एज में होती है, मान लो 15-14 साल से लेके 50 साल तक, उनको मंदिर में जो है उन दिनों में जबकि मतलब वो औरतों को जो मेंस्ट्रुएटिंग एज में है उनको जाने की इजाजत नहीं है। तो एक तरह से वुमेन का लार्ज जो चंक है वो उसमें नहीं जा सकते हैं अयप्पा मंदिर में। औरतों ने, फेमिनिस्ट लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक में ये केस गई, फंडामेंटल राइट। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 बी कहता है, पढ़ देता हूं मैं, कि फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन है। और इसका दूसरा पर हो, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ providing for social welfare and reform or throwing open of Hindu religious institution of a public character to all classes and sections of Hindu। इसी को बेसिस बनाकर उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए ओपन होना चाहिए आर्टिकल 25B2B के तहत, 25 के 2B के तहत। इस पे काफी लंबी बहस हुई। उसके अगेंस्ट में जो है, जो अयप्पा टेम्पल के जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने 26 आर्टिकल का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 26 आर्टिकल में लिखा है, देयर इज ए फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन or any section thereof shall have the right to manage its own affair in matters of religion। तो उन्होंने कहा कि हमको अधिकार है, हमारे जो लॉर्ड अयप्पा हैं वो, मतलब हमारी जो परंपरा है उसमें वो औरतों से दूर रहना चाहते हैं जो कि माहवारी के एज में है। तो हम अपनी धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हमारे धर्म के अनुसार, ये हमारे नॉर्म है। जो इसको मानता है वही हमारे सेक्ट को मानता है। और यदि ये औरतें नहीं मानती उस रूल को, उस नॉर्म को, तो वो हमारे सेक्ट की है नहीं। तो फिर जो है वो क्यों हमारे मंदिर आना चाहती, कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं। तो इस बात पे जो है दोनों में 25 और 26 में जो है तानातानी हुई। 25 जो है इंडिविजुअल को अधिकार देता है कि वो किसी भी मंदिर में जा सकता है, और 26 रिलीजियस जो सेक्ट है उनको अधिकार देता है कि अपने तरीके से अपने रिलीजियस अफेयर को जो है मैनेज करें, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब क्या हुआ कि ये जब डिसीजन हो गया तो कंट्री में इस पे काफी विवाद हुआ कि शायद ये सही नहीं हुआ। यदि ऐसा होगा, इंडिविजुअलिज्म को ऐसे बढ़ावा दिया जाएगा, तो कितने ही सेक्ट के कितने ही रूल जो हैं वो खतरे में आ जाएंगे। और इसके चलते 1 साल बाद ही जो है चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने
इस मैटर को एक लार्जर 9 जज बेंच में रेफर कर दिया। तो उसके बाद से अभी तक अब जाकर के वो बेंच सुनवाई कर रही है, अभी तक फैसला नहीं हुआ है। इसमें प्राइमरी लीगल बहस इस बात पे है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन का जो राइट है आर्टिकल 26 बी के तहत, वो कैसे क्लास करता है आर्टिकल 25 टू बी जो मैंने यहाँ पे कहा है, इन दोनों में। अब देखो इसका क्या फैसला होता है और इससे पता लगेगा कि एक इंडिविजुअल की राइट और एक रिलीजियस सेक्ट की राइट में किसको सुप्रीम कोर्ट ऊपर रखती है। इट्स नॉट ए इजी जजमेंट। हु इज एन एस राजा सुब्रमणी। अब हम लोग कुछ अपॉइंटमेंट देखते हैं जो इस मंथ में हुए हैं, वो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस में। पहले हैं एन एस राजा सुब्रमणी। ये बनाए गए हैं थर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। ये पोस्ट ही बहुत नया है। फर्स्ट सीडीएस बिपिन रावत थे जिनकी की बहुत ही असमय दुर्घटना, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। सेकंड सीडीएस जनरल अनिल चौहान थे जो अभी जस्ट निवृत्त हुए हैं, सेवानिवृत्त। ये पोस्ट क्रिएट किया गया था कि फील्ड मार्शल जैसा है, समझ लो। तीनों जो आर्मी के विंग है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उसके चीफ जो है ये रहेंगे सेक्रेटरी लेवल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और वो बनाए गए हैं जनरल एन एस राजा सुब्रमणी। सेकंड क्वेश्चन है हु इज द न्यू इंडियन नेवी चीफ। तो आप देख सकते हो कि जो चार टॉप जो मिलिट्री के ऑफिसर हैं उसमें से दो बदल गए हैं इसी महीने में। एक तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो एन एस राजा सुब्रमणी बने हैं, और दूसरे इंडियन नेवी के चीफ, और ये हैं एडमिरल कृष्णा स्वामी नाथन, 27th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी। अब आते हैं एक नए स्कीम पे जो कि स्थान लेता है एमजी नरेगा का। एमजी नरेगा वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेलफेयर स्कीम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसने रूरल एरियाज में काफी लोगों को, लाखों करोड़ लोगों को मदद किया इतने सालों में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको, उसका रूप बदल के एक नए रूप में एक नई स्कीम लॉन्च की। उसका नाम है विकसित भारत जी राम जी। ये किस डेट से लॉन्च होगा मैं पूछ रहा हूं। ये लॉन्च होगा जुलाई 1, 2026 से, मतलब अगले महीने के 1 तारीख से। इसका फुल नेम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, VBG राम जी। यहाँ ये भी जान लो कि इस जो स्कीम है, इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होगी। ये कई बार आपको पूछा जाता है, जानना जरूरी है। राधा कृष्णन कमेटी बनाई गई थी 2 साल पहले। किस चीज के लिए बनाई गई थी, किससे रिलेटेड थी, किस टाइप की इंक्वायरी, क्या करना था उनको इंक्वायर। उनको नीट पेपर लीक, कैन यू बिलीव कि केवल 2 साल पहले एक हाई लेवल कमेटी, राधा कृष्णन जो है वो एक्स इसरो के चीफ होते थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उनको कहा गया कि साइंटिफिक वे में आप बताओ कि कैसे लीक को रोका जाए। उन्होंने बहुत सारे जो है उन्होंने सुझाव दिए, कुछ लागू हुए कुछ नहीं, लेकिन ढाक के 3 पात। और आपको पता है कि फिर जो है इस बार पेपर लीक हुई और फिर हम वहीं पे हैं। तो ये जो पूरी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना कि उससे कुछ फायदा हुआ नहीं। अब आते हैं हम लोग भोजशाला कंट्रोवर्सी पे। ये तो एक सीरीज ऑफ जो है इस टाइप की अब चलती चली जा रही है। जैसे ज्ञान वापी है, उस टाइप से भोजशाला। तो भोजशाला कंट्रोवर्सी में एक मंदिर जहाँ पे कि कहीं तोड़ के मस्जिद बनाने का आरोप है, वहां पे नमाज भी पढ़ी जाती है, पूजा भी होती है। चलो देखते हैं क्या है। तो भोजशाला जो है 11th सेंचुरी मॉन्यूमेंट है मध्य प्रदेश के धार जिले में, जहां हिंदू क्लेम करते हैं कि ये गॉडेस सरस्वती को डेडिकेटेड हमारा जो है मंदिर था, राजा भोज ने इसको बनवाया था। और मुस्लिम ने यहाँ पे इसको तोड़ करके जो है मुगल काल या उससे पहले जो है उन्होंने यहाँ पे एक मॉस्क बना लिया और वहां नमाज पढ़ा जाने लगा। वहां पे क्या होता था कि 2003 में ऐसा हुआ। एक तो वहां पे ना एक दरगाह भी है सूफी संत कमलुद्दीन का, और वहां पे बहुत सारे जो है हिंदू देवी देवताओं की भी जो है मूर्तियां हैं। और वहां 2003 में ऐसा हुआ कि
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है कंप्रोमाइज किया। उन्होंने कहा कि हिंदू जो है वो मंगलवार को पूजा करेंगे सरस्वती देवी की, और मुस्लिम जो है वो नमाज पढ़ेंगे शुक्रवार को। लेकिन मई 2026, इसलिए ये न्यूज अभी आया, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, ये हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, और उन्होंने 2003 का जो कंप्रोमाइज था उसको हटा दिया। और उन्होंने कहा कि नमाज यदि पढ़ना है तो मुस्लिम को दूसरी जगह दी जाए जहां वो मॉस्क बनाए, जैसे कि अयोध्या में दी गई है, और यहाँ पे हिंदू ही देवी देवता की पूजा होगी। इस पर फिर से एक बार जो है बहस छिड़ गई है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। जो कि मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि हम कितने मस्जिदों में मूर्तियां ढूंढेंगे, शिवलिंग ढूंढेंगे, कब तक ये इतिहास को कुरेदेंगे, कब तक अपने हम घाव को हरे करेंगे। ये तो फैक्ट है, होता ही है जब भी एक नई शासन आती है, और वो भी मेडिएवल काल में तलवार के बल पे। तो वो जो 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 जिस कौम पे वो शासन करते हैं, उसकी जो सिंबल होती है, उसकी जो मर्द मूर्तियां होती है, उसके जो मंदिर होते हैं, उसको ध्वस्त किया जाता है। इसका मतलब तो ये नहीं है कि आज हम जो है उसका उसको फिर पलटने की कोशिश करें। और उससे प्रॉब्लम ये है कि आज मुस्लिम कौम यहाँ 20 करोड़ से ज्यादा है, उनके उनको चोट लगती है। हमें इससे मतलब नहीं है कोई। आज यदि इस कंट्री में केवल हिंदू हिंदू होते, मान लो 99%, मेरा ये मानना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी भी कोड़ो, कितने भी मस्जिद को आप कुछ भी करो, क्योंकि आपको किसी को जवाब नहीं देना होता, किसी के दिल पे चोट नहीं लगती, सभी हैप्पी है। कोई दूसरे कंट्री के मुस्लिम को क्या मतलब कि हम अपने यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे कंट्री के मुस्लिम जो है वो हमारे हैं, वो तो अपने हैं। यदि उनको किसी बात से चोट पहुंचती है तो उससे हमें चोट पहुंचती है, इंडिया को चोट पहुंचती है, भारत को चोट पहुंचती है। तो हमें एक ऐसी कंप्रोमाइज जो एएसआई ने किया, उस टाइप की शायद सोचने की ज्यादा जरूरत है बनिस्बत की इस टाइप की जो हुई। बट ये तो एक ओपिनियन है, सब लोग अलग अलग सोच सकते हैं। लेकिन हर कोई हम में से तो यही चाहता है कि हम सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सोशल हार्मनी से रहे। आपने सोशल कैपिटल पढ़ा है। सोशल कैपिटल मतलब प्रोग्रेस, सोशल हार्मनी मतलब मोर जीडीपी, मोर ग्रोथ, मोर प्रगति। तो वो तो हम चाहेंगे ही, चाहे जैसे भी। हु इज द फाउंडर ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी? ये महीना जो है कॉकरोच जनता पार्टी का भी रहा। आप सब लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, उन्होंने सूर्यकांत जी, उन्होंने कुछ ऐसी बातें उनके मुंह से निकल गई। ऐसा होता है जब हम किसी कुर्सी पे बैठते हैं, हमारे मुंह से काफी चीजें ऐसी निकलती जो बाद में पछतावा होता है कि बोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम सब इंसान होते हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही जिसके कई मायने निकाले जा सकते थे। जिसको जो निकालना था उन्होंने निकाला। जो बेरोजगार युवक थे उनको लगा कि उन पर चोट की जा रही है। उसमें से एक युवक जो है, जिसका मैं नाम पूछ रहा हूँ, वो है अभिजीत दिपके। ये आप यहाँ पे दिख रहे हैं, ये करीब 30 साल के हैं। ये जेनजी हैं। जेनजी जो है 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए बच्चों को कहते हैं, जो अभी मैक्सिमम जो है वो 30 साल के लगभग हो सकते हैं। तो वो जेनजी में से एक ये हैं जो कि बॉस्टन में पढ़ाई करते थे। ये कभी आम आदमी पार्टी से भी जुड़े थे, और उनके पब्लिक रिलेशन को देखते हैं, आईटी में काफी दक्ष होंगे, इसीलिए उनका आईटी भी संभालते थे। उन्होंने अपनी विधा स्किल और अपने पढ़ाई का यूज करके जो है उस कॉकरोच वर्ड को, जो जस्टिस सूर्यकांत ने यूज किया कुछ लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं, जो इधर उधर बिना ज्यादा पढ़े लिखे जो है सोशल मीडिया से लेके और कानून के दायरे में वकील बन गए हैं, सोशल मीडिया जर्नलिस्ट बन गए हैं, उस टाइप के लोगों को उन्होंने कहा था, उन्होंने पकड़ लिया। और उस पे उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी मजाक मजाक में बना दी, और फिर सोशल मीडिया पे वो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद जो है वो कहीं, आपको पता है कि इस तरह की चीजें तो सोशल मीडिया पे चल सकती हैं, रियल ग्राउंड पे नहीं। लेकिन रियल ग्राउंड पे भी लाने की कोशिश की गई, तो वो एक तरह से जो है बहुत ही म्यूटेड रहा। बहुत कम लोग जो है जंतर मंतर में पहुंचे। सरकार ने भी उनको परमिशन दे दी, और आज के डेट में यदि देखें तो ये एक तरह का एक सोशल मीडिया ही इवेंट बन के रह गया, कॉकरोच जनता पार्टी। वाई दिल्ली जिमखाना क्लब वॉज इन न्यूज इन मई 2026? एक और न्यूज जो है काफी घूमती रही, वो थी जिमखाना क्लब। जिमखाना क्लब दिल्ली का एक इलीट क्लब है, बड़े अमीर लोग उसमें जाते हैं। लेकिन जब हम लोगों को ये पता चला कि ये लैंड जो है वो नेहरू जी के ही टाइम में, मतलब बहुत पुराने टाइम में, उनको औने पौने दाम पे, आप बिलीव नहीं कर सकते, उतने में आपको 1 मीटर जमीन नहीं मिलेगी दिल्ली में।
उतने पे उनको दे दिया गया अमीर लोगों को, और वहां पे वो लाखों 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 रुपए फी पे, और उसमें मेंबरशिप भी बंद है केवल एलिट लोग के लिए। ये गलत था। तो गवर्नमेंट ने उसको कहा कि हम आपका लीज कैंसिल करते हैं बहुत कारणों से। अच्छा ही है। लेकिन अभी ये मामला कोर्ट में पहुंच गया, क्योंकि आपको पता है जब अमीर लोगों के हित पे चोट लगती है तो उनके पास तो बहुत पैसे होते हैं, और कोर्ट में तो वकीलों की बात चलती है। वहां पे तो कानून जो है, एक तरह से आपने देखा है कैसे जो है वो अंधा होता है, सबूत पे चलता है। तो अब सबूत सबूत वो सब चलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया, पर्सनली आई बिलीव दैट वाज ए गुड स्टेप। तो उनकी जो आंसर है वो ये है कि उनके इविक्शन नोटिस दिया गया, उनके लीज को टर्मिनेट किया गया, और वो जमीन गवर्नमेंट के कब्जे में आ जाएगी। इसके बारे में और यहाँ पे बहुत कुछ है, पढ़ लो। In the context of CBSE क्लास 12 एग्जाम, व्हाट इज OSM? ये न्यूज भी जो है घूमता रहा। OSM, इसमें कुछ बच्चे भी जो है बढ़ चढ़ के एक विसल ब्लोअर बनते हैं, एक एथिकल जो हैकर है वो सामने आता है, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पे एक बच्चा सामने आता है। इन सब की बातें करेंगे। OSM बेसिकली क्या है? इसका फुल फॉर्म है ऑन स्क्रीन मार्किंग। ये है क्या ऑन स्क्रीन मार्किंग? इसमें ये होता है कि आपने पेपर लिखा, पेन एंड पेपर, हाथ से लिखा। उस पेपर को आपको पता है कि नॉर्मल में आपके हाथ से लिखे हुए को ही फिजिकली एक टीचर जो है पेन लेकर के, जनरली रेड पेन लेके टेस्ट चेक करता है और आपके मार्क्स देता है। अब ये OSM में ऐसा नहीं हुआ होता है। उसमें आपके पेपर को, आपके आंसर शीट को स्कैन कर लिया गया, उसको PDF बना दिया गया, और फिर उसको ऑनलाइन जो है टीचर लॉगिन करते हैं, उनको ऑनलाइन आपका पेपर दिखता है, पेज दिखता है, और उसको वो ऑनलाइन पढ़ते हैं और वहीं पे ऑनलाइन वो मार्किंग करते हैं। इससे आप समझ सकते हो कि बहुत तेजी से मार्किंग हो सकती है। टीचर तमिलनाडु में बैठ के दिल्ली की जो है पेपर चेक कर सकते हैं। पेपर की जो टेबुलेशन है उसमें एरर नहीं होंगे, उसका रिजल्ट बहुत तेजी से निकाला जाएगा। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हुई? आपने जिस कंपनी को टेंडर दिया उसने अच्छे से काम नहीं किया, उसने पूरा जम्बल्ड अप कर दिया। मान लो मेरे पेपर में 30 पेज थे, मेरे आंसर सीट में मेरा 15 पेज रह गया, दूसरे का 15 पेज। टीचर ने भी ठीक से देखा नहीं, उनको ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनको समझ में नहीं आया कैसे पढ़ना, कैसे लिखना, कैसे करना। बहुत दिक्कत है। आप ऑनलाइन देख करके और मार्किंग देना, कई बार आप विचलित हो जाते हो, उसमें भी मार्क्स गलत हुए और काफी बच्चों को कम मार्क्स आए। कुछ पेजेज ऐसे थे जो स्कैन ठीक से हुए ही नहीं, तो वो धुंधले आ रहे हैं। तो टीचर को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जैसे तैसे उन्होंने मार्क्स दे दिया। और ये सब जब बच्चों को वो पेपर दिखाया गया, CBSE भी इतनी नाइव, इतनी बोल्ड थी कि उन्होंने पेपर भी दे दिया बच्चों को देखने के लिए। बच्चों ने देखा ये क्या हो रहा है, हमारे पेपर में दूसरे पेपर मिक्स है। तो उसमें तहलका मच गया। एक बच्चा उसमें से निकला, वेदांत श्रीवास्तव। उसने जो है सोशल मीडिया पे उन्होंने फिजिक्स का आंसर शीट दिखाया पूरी दुनिया को कि देखो ये क्या गड़बड़ झाला है, मेरे पेपर में किसका पेपर मिला और कैसे धुंधला धुंधला दिख रहा है। उसके बाद से ये न्यूज वायरल हुआ। फिर एक सार्थक सिद्धांत नाम के 17 साल के बच्चे ने पूरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर डाली। उसने जो है टेंडर डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ा, और वो जो कंपनी जो थी ग्लोबेरिना, उसका उसने इतिहास खंगाला कि उसने ऐसे घोटाले पहले भी तेलंगाना में किए हैं। ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने कैसे हड़बड़ी में टेंडर दिया, और उसने फिर से इतना बड़ा गड़बड़ किया। इसके अलावा निसर्ग अधिकारी सामने आए। ये भी एक बच्चे हैं जो एक इथिकल हैकर भी है। उन्होंने OSM पोर्टल को हैक कर लिया। इथिकल हैकर मतलब वो जो कि आपका आंख खोलने के लिए आपके ऑनलाइन पोर्टल पे घुस जाते हैं। हैकिंग का मतलब ये होता है कि अनधिकृत प्रवेश कर जाते हैं। उन्होंने घुस के जो है पूरे OSM के डेटा को देखा, और उसमें कितने फ्लॉज थे ये इसको बताया CBSE को कि आप तो मतलब बिल्कुल दरवाजा खोल करके जो है आप काम कर रहे हो। तो ये 3 जो बच्चे हैं उन्होंने मतलब वो काम किया जो कि हमारी मीडिया नहीं कर पा रही है आजकल, लेकिन उन्होंने किया। इन्होंने हमारी आंखें खोली, और इससे ये भी हमें पता लगा कि हमारी जो जनरेशन जो है, जिसको हम जेनजी फॉरेन में कहते हैं या युवा कहते हैं, वो बहुत ही तेज तर्रार है। वो बहुत ही सजग हैं अपने अधिकारों के लिए। दुनिया में क्या हो रहा है वो जानते हैं। और ये बहुत एश्योरिंग और बहुत ही अच्छी एक खबर है कि हमारे बच्चे इतने सचेत हैं। तो अब उनके अधिकार और मतलब नागरिकों के अधिकार सुरक्षित है जब तक कि बच्चे जो हमारे भविष्य हैं इतने सजग हैं और इतने वो ज्ञानवान हैं कि वो अपनी रक्षा भी कर सकते हैं और सरकार को रास्ता भी दिखा सकते हैं। यहाँ OSM के बारे में पढ़ लेना। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आप जून, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, जून की जो
साइकिल है यूजीसी नेट की, यदि आप उसको दे रहे हो चाहे पॉल साइंस से या आईआर से, तो आपके लिए स्टिल 15 डेज में मेक और ब्रेक चांस है। आप अपने नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर भेजें paulsciencehelp@gmail.com पे। आपको गाइड किया जाएगा कि कैसे आप इस क्रैश कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। और इस तरीके से आप पॉल साइंस हेल्प से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपनी सवाल पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, और पूरी कोशिश की जाती है कि आपको हेल्प की जाए किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम पढ़ाई से रिलेटेड हो तो। चलिए मिलेंगे किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।